सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई है। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। ਉੱਚਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੋਰਾਵਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੁਰਾਵਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੁਰਾਵਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚੋਰਾਵਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਉਧਾਰ ਮੈਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। हाँ जी, ताली बजा के हल्की हल्की ताली के साथ गाएंगे सारे बच्चे। 1 2 3 4। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ भगतां दी टोली, भगतां दी टोली, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀਏ ਦੁਆਰ ਦਾਤੀ ਖੋਲੀ द्वार रती गोली, द्वार रती गोली, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ रहमतां दे बैठिए द्वार रती गोली। ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈया ਜੀ ਤੇਰੇ रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मेरे को फटाफट से बता दो, क्या आपको मेरी ऑडियो सही आ रही है? ऑडियो क्लियर आ रही है आपको? एक बार सारे बच्चे पहले मेरे को ऑडियो का बताएं, क्या ऑडियो बिल्कुल क्लियर है? नहीं, आज हम नए सेटअप पे क्लास ले रहे हैं। अभी सेटअप पूरा रेडी नहीं है, बट क्लास हम ले सकते हैं। क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ बदला दे टुकड़े, बदला दे टुकड़े, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ ਦਾਤੀ ਸੁਣਦੀ ਏ ਦੁਖੜੇ टुकड़े, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ जेड़ा भी सुनावे ताती ਸੁਣਦੀ ਏ ਦੁਖੜੇ ਕੱਟਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰ मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। ओहो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों।
वेरी 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 गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बरसे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ फुल रंग रंग दे, फुल रंग रंग दे, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਭੰਡਾਰ मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार। मैया जी तेरे रंग बरसे। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे यारों, वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार। अब ये मत कहना कि सर जी पीछे वो वाइट वाइट सा दिख रहा है, पीछे पेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना ग्रीन कपड़ा लगाया नहीं है, अभी क्रोमा कटा नहीं है। और वही सेम सिचुएशन मेरी परसों वाली है कि यहाँ भी सामान पड़ा है, यहाँ भी सामान पड़ा है, अभी सारा सामान खोलना है। बट क्लास मेरे को लेनी थी, तो पहले रात को आते ही मैंने पहले अपना सेटअप जैसा तैसा करके एक बार तैयार कर लिया। कैमरा भी नया लिया है, पता है ऐसे लगे। थोड़ा सा आपको सुंदर दिख रहा हूँ, और मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छी दिख रही है आपको? अच्छी दिख रही है ना? हाँ, कैमरा भी नया लिया मैंने, ठीक है। पूरा सेटअप नया हो गया आज मेरा। हाँ, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो जी। आपको भी बधाई हो मेरे बच्चों, आपको भी बधाई हो। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, बताओ, बधाई तो आपको भी हो। आ जाओ फटाफट से आओ जी। चलो इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। तो अब हम किस तरह करन लाग रहे हैं? अब हम यूं करेंगे भाई, चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना ना, वो चैप्टर आज हमें रिवाइज कौन सा करना है? आपको मैंने कहा था चैप्टर जो हमें रिवाइज करना है वो चैप्टर करना है प्लेस ऑफ सप्लाई का। ठीक है जी, चैप्टर जो हमें करना है वो चैप्टर कौन सा करना है? चैप्टर हमें करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, चैप्टर हमें कौन सा करना है जी? चैप्टर हमें करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लीज बातचीत कीजिए। अब चैप्टर जो हमें रिवाइज करना है वो चैप्टर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का है। तो आज हमारी क्लास वही 1.5-2 घंटे की होगी या 2 घंटे की होगी, वो डिपेंड करता है कि जब प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, देन उसके बाद फिर हमारी क्लास अपनी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आज हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। कल आपको मैंने कहा था कल आपकी क्लास नहीं होगी ना, कल तो वैसे भी संडे है, 9 तारीख को संडे है। 10 तारीख को फिर मैं जो तुम्हारी क्लास लूँगा, 10 तारीख को मैं शाम को क्लास लूँगा, ठीक है। 10 तारीख को जो हमारी क्लास की टाइमिंग होगी वो शाम को होगी, और 11 तारीख से जो हमारी क्लास होगी वो सेम टाइम पर 12:30 बजे होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो आईटीसी हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, आईटीसी क्लेम कर लेंगे। सर आवाज़ सही नहीं आ रही यार, आवाज़ सही क्यों नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। ये बोलने में कोई दिक्कत आ रही है? हेलो हेलो। चलो अब एक बार ना, एक बार ऐसे करो, इसको थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं है, ठीक है। इसको एक बार एडजस्ट कर लो, और उसके बाद फिर देख लेंगे, ठीक है। एक बार मैं देख लूँगा उसको, ठीक है, एक बार मैं देख लूँगा, ठीक है ना। आज की क्लास में एक बार एडजस्ट कर लो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो जैसा भी था एक बार मैंने सेटअप लगा दिया, अब चुप करके ना इस तरह से एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। चलो
इधर देखो ध्यान से, नहीं अब जो चैप्टर हमें यहाँ पे रिवाइज करना है वो प्लेस ऑफ सप्लाई का है। अब एक बार पहले फटाफट से ना प्लेस ऑफ सप्लाई रिकॉल करते हैं कि हमने रेगुलर बैच में क्या किया था जी, ठीक है ना। याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया कहाँ पर माना जाएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया कहाँ पर माना जाएगा, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, जैसे अभी जो है मैंने जो अपना सेटअप लगाया वो मैंने सेटअप लगाया फरीदाबाद के अंदर, ठीक है जी। अब मैंने सेटअप कहाँ पे लगाया, ऑब्वियस सी बात है मैंने फरीदाबाद के अंदर लगाया। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि मेरा जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पे आता है कि फॉर एग्जांपल मान लो वो हरियाणा में आता है, ठीक है ना, एग्जांपल ही आता हरियाणा में ही। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि मैं हरियाणा में हूँ, आप में से जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे होंगे, ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे बच्चे हरियाणा के नहीं होंगे। हो सकता है कोई बच्चा दिल्ली का हो सकता है कोई बच्चा गुजरात का हो सकता है कोई बच्चा महाराष्ट्र का हो सकता है कोई बच्चा केरला का हो सकता है कोई बच्चा फॉर एग्जांपल मान लो मध्य प्रदेश का हो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो मैं तुम्हें यहाँ पे सप्लाई दे रहा हूँ, तो मेरी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहाँ पर माना जाएगा, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। और ये प्लेस ऑफ सप्लाई जानना क्यों जरूरी है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस में प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये दोनों सेम स्टेट में होंगी फिर तो वो सप्लाई इंट्रा स्टेट होगी। बट अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों अलग अलग स्टेट में होंगी फिर वो सप्लाई जो होगी वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के बिना हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है या मेरी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जानना बहुत जरूरी है कि मेरी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, उससे रिलेटेड सेक्शन आज हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एक बार देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जी, तो पहली बात जीएसटी से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, दैट इज टैक्स गोज टू द स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विस आर कंज्यूम्ड, सो दैट नो विच स्टेट गेट द टैक्स वी मस्ट डिटरमाइन टू थिंग्स। पहली बात तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड सेकंड क्या निकल के आ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बिना हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या मेरी सप्लाई इंटर स्टेट है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहाँ पर माना जाएगा, मतलब मेरी सप्लाई को प्रोवाइड किया कहाँ पर माना जाएगा, वो सारी की सारी बातें प्लेस ऑफ सप्लाई वाले पोर्शन में निकल के आती हैं। इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टैक्सेबल टेरिटरी तो जीएसटी लग सकता है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है उस केस में जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, एक्चुअल प्रोविजन ऑफ सप्लाई इज इररेलेवेंट अंडर जीएसटी। एक्चुअल प्रोविजन आपने कहां पर किया वो मैटर नहीं करता, मेरी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर होगा ये मैटर करता है। तो वही बातें आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बताई थी कि एक्चुअल आप कहां पे काम कर रहे हो, मैटर ये नहीं करता मेरी सप्लाई को प्रोवाइड किया माना कहां पर जाएगा, मैटर ये करता है, बस ये पर ध्यान दो, इट्स कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर गवर्नमेंट कहती है सेक्शन कौन कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई के, अब याद करो 4 सेक्शन है, हाँ जी 4 सेक्शन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 4 सेक्शन कौन कौन से निकल के आते हैं, पहला निकल के आता है सेक्शन नंबर 10, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 13। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर आपने ना हमें क्लास में एक चैप्टर कराया था टाइम ऑफ सप्लाई वाला। अब आपने जो हमें टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर करवाया था ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आपने कहा था सेक्शन नंबर 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है। याद करो जहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर एक हमने सेक्शन नंबर वहां पर 13 भी किया था, सेक्शन नंबर वहां पर 12 भी किया था, सेक्शन नंबर वहां पर 14 भी किया था। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का जो है सेक्शन नंबर 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, तो आपस में सेक्शन में क्लैशिंग हो रही है गवर्नमेंट करी नहीं। जो टाइम ऑफ सप्लाई वाले सेक्शन है वो सीजीएसटी एक्ट के हैं और जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले सेक्शन हैं वो आईजीएसटी एक्ट के हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब सेक्शन नंबर 10 जो हमारा यहाँ पे है वो आईजीएसटी एक्ट है, सेक्शन नंबर 11 जो हमारा यहाँ पर है वो भी आईजीएसटी एक्ट है, सेक्शन नंबर 12 जो हमारा यहाँ पर है वो भी आईजीएसटी एक्ट है, सेक्शन नंबर 13 जो हमारा यहाँ पर है वो भी आईजीएसटी एक्ट का है। तो ये चारों के चारों सेक्शन पहली बात हमारे आईजीएसटी एक्ट के हैं, ये सीजीएसटी एक्ट के नहीं। अब ये 4 सेक्शन हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के क्यों है जी, सेक्शन नंबर 10 और 11 ये दोनों गुड्स वाले केस में काम करेंगे और यहाँ पर 12 और 13 जो है वो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 10 ये बात करेगा डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स, इट मींस अगर किसी पर्सन ने डोमेस्टिक सप्लाई की है मतलब विद इन इंडिया सप्लाई की है गुड्स की, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सारी की सारी बातें सेक्शन 10 में। फिर अगर किसी पर्सन ने गुड्स की इंटरनेशनल सप्लाई की है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 11 में।
फिर अगर किसी पर्सन ने डोमेस्टिक सर्विस की सप्लाई की है, मतलब विद इन इंडिया सर्विस की सप्लाई की है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सारी बातें सेक्शन 12 में। और अगर किसी पर्सन ने इंटरनेशनल सर्विस की सप्लाई की है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सारी की सारी बातें 13 में आती है। बट हमें इनमें से टोटल मिला के 3 ही सेक्शन हमें कवर करने हैं जो हमारे सिलेबस का मैटर है। एक तो सेक्शन नंबर 10 यहाँ पे हमें कवर करना है, एक सेक्शन नंबर 11 हमें यहाँ पे कवर करना है, एक सेक्शन नंबर 12 हमें यहाँ पे कवर करना है। सेक्शन 13 हमारे किसी काम का नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो 10 कवर करना है, 11 कवर करना है, 12 कवर करना है, 13 जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, बस ये पर ध्यान देना। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से। सर आज का सेशन प्राइवेट करूंगा, आज का सेशन प्राइवेट करूंगा, अभी करूंगा, चलती चलती में प्राइवेट कर दूंगा, चलती चलती में ही वीडियो गायब हो जाएगी। देख वीडियो गायब होने वाली है, हो गई होगी, देख चेक कर, गायब तो नहीं होगी, एक बार बटन दबा के देख दोबारा, नालायक कहीं के। हाँ इधर सुनो ध्यान से। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले सेक्शन नंबर 11 जो है ना, सबसे पहले 11 हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। 11 जो है वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में है। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओगे, सिंपल से एक बात बताना, सिंपल सी एक बात बताना, सिंपल सी एक बात बताना, ठीक है। मेरे को सारे के सारे बच्चे एक बात बताना, आप मेरे को बताओ इंपोर्ट वाले केस में गवर्नमेंट को जीएसटी लगाना होता है या एक्सपोर्ट वाले केस में गवर्नमेंट को जीएसटी लगाना होता है, बस मेरे को ये बता दो। सारे बच्चे बता दो, इंपोर्ट वाले केस में गवर्नमेंट को जीएसटी लगाना होता है या एक्सपोर्ट वाले केस में गवर्नमेंट को जीएसटी लगाना होता है, बस ये बता दो। हाँ जी, इंपोर्ट वाले केस में, एक्सपोर्ट वाले केस में। ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट वाले केस में भाई अगर मैं सामान इंपोर्ट करूंगा तभी गवर्नमेंट वहां पर जीएसटी लगाने की बात करेगी। एक्सपोर्ट वाले केस में जो होगा वो गवर्नमेंट वहां पर जीएसटी लगाने की बात नहीं करेगी। यही बात तो होती है भाई, इंपोर्ट वाले केस में जीएसटी की बातें होंगी, एक्सपोर्ट वाले केस में जीएसटी की बातें नहीं होंगी। ये सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया की बेस लाइन है और यहाँ पर बाहर एक पर्सन है, बाहर एक पर्सन है, वो बाहर से सामान इंडिया के अंदर भेज रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। फिर अगर मैं इंडिया से बाहर सामान भेजूंगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। अच्छा आप एक बता सकते हो इंपोर्ट वाले केस में सप्लायर कहाँ का है, सारे बच्चे बोलना, इंपोर्ट वाले केस में सप्लायर कहाँ का है, सारे बच्चे बस ये बोल दो इंपोर्ट वाले केस में सप्लायर कहाँ का है, इंडिया का है या इंडिया से बाहर का है, जल्दी बोल दो फटाफट से। इंपोर्ट वाले केस में सप्लायर कहाँ का है, हाँ जी, नोट्स का लिंक बाद में दूंगा जी, पहले एक बार पढ़ लो। इंपोर्ट्स वाले केस में सप्लायर कहाँ का है, इंडिया से बाहर का है। अच्छा रिसीवर कहाँ का है, इंडिया का है, मतलब सप्लायर जो है वो इंडिया से बाहर का है, रिसीवर कहाँ का है, वो इंडिया का है। मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूँ, इंपोर्ट वाले केस में अगर सप्लायर बाहर का है, रिसीवर इंडिया का है, सारे बच्चे मेरे को ये बता दो कि अगर हमें जीएसटी लगाना है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई में इंडिया में बनाऊं या प्लेस ऑफ सप्लाई में इंडिया से बाहर बनाऊं कि जीएसटी लग जाए। सप्लायर बाहर का है, अब अगर सप्लायर बाहर का है, अगर मुझे इंपोर्ट पे जीएसटी लगाना है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां बनाऊं कि मेरे ऊपर जीएसटी लग जाए, इंडिया में बनाऊं या इंडिया से बाहर बनाऊं, सोच के बताओ जी। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, क्योंकि अगर मेरा सप्लायर इंडिया से बाहर का है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में बनेगा तभी तो जीएसटी लगेगा। भाई सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर मेरा सप्लायर बाहर का है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया का है, तभी तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो आप ये मान लो सेक्शन 11 का आपने एक पॉइंट तो कवर कर लिया, इंपोर्ट वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो हमारा इंडिया होता है, इसलिए वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब आपने अब उल्टा बोल देना, एक्सपोर्ट वाले केस की बात करो। अब अगर मैं एक्सपोर्ट वाले केस की बात करूंगा, एक्सपोर्ट वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, सारे बच्चे सोच के बोलना इंडिया बनेगा या इंडिया से बाहर बनेगा। अगर एक्सपोर्ट वाले केस में मुझे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना, एक्सपोर्ट वाले केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा इंडिया बनेगा या इंडिया से बाहर बनेगा। ऑब्वियस सी बात है इंडिया से बाहर बनेगा, क्योंकि अगर मेरे को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा इंडिया से बाहर बनेगा तभी वहां पर जीएसटी हटेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउटसाइड इंडिया है, इस केस में जीएसटी की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो इंपोर्ट वाले केस में क्या निकल के आ रहा है जी, तो इंपोर्ट वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया निकल के आ रहा है, एक्सपोर्ट वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउटसाइड इंडिया निकल के आ रहा है। ये दिमाग में लेके चलना, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जी, मैं पहले ही बोल दूं एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन नंबर 11 जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला है बस वो इतना सा है। इंपोर्ट वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बनेगा, एक्सपोर्ट वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो इंडिया से बाहर होगा, बस एक पर ध्यान दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे यहाँ सेक्शन नंबर 10 के ऊपर, सेक्शन नंबर 10 जो है ना ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पक्का पक्का क्वेश्चन बनने के चांस है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 जो है, सेक्शन नंबर 10 का पहला पॉइंट देखो यहाँ पर। अब गवर्नमेंट कह रही है सबसे पहले आप ये बात चेक करो कि आपने गुड्स की सप्लाई जो की है वो B2B की है या B2C की है। जैसे एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। अब कल नहीं 2-3 दिन पहले मैंने कैमरा परचेज किया। अब ये 2-3 दिन पहले मैंने नया कैमरा परचेज किया, तो कैमरे वाले ने मुझे कैमरा बेचा। आप मेरे को बता सकते हो कि अगर कैमरे वाले ने मुझे कैमरा बेचा, ये कैमरा उसके लिए गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है? पहले इस बात पे डिसाइड कर लेते हैं कि ये सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है। बताना मुझे एक बात। अरे मेरे बच्चे टिक्का नहीं दिख रहा, टिक्का दिख जाएगा थोड़ी देर के बाद ना, ये अपने आप डार्क होता रहता है, हो सकता है कि शाम तक बिल्कुल ही खतरनाक वाला हो जाए, नालायक। टिक्का नहीं दिख रहा, मेन मुद्दे की बात करो ना, टिक्का नहीं दिख रहा, टिक्का लगा हुआ है, दिख जाएगा। हाँ जी सारे बच्चे फटाफट से बताओ जी। तो ऑब्वियस ही बात है कैमरा गुड्स की सप्लाई है। अच्छा जब ये कैमरा गुड्स की सप्लाई है तो एक बात बताना, सामने वाला बंदा भी जीएसटी में रजिस्टर्ड था, मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड था, मैंने उसको अपना जीएसटी नंबर दिया, मैंने अपना जीएसटी नंबर दिया, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सप्लाई B2B है या B2C है? भाई कैमरे वाले ने जब मुझे कैमरा बेचा उसको मैंने अपना जीएसटी नंबर दिया, उसका भी जीएसटी नंबर था, तो ये सप्लाई B2B है या B2C है? ऑब्वियस सी बात है ये सप्लाई जो है वो B2B है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जब भी सप्लाई गुड्स की होगी ना, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्या ये सप्लाई B2B है या ये सप्लाई B2C है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर ये सप्लाई B2B है, अगर ये सप्लाई B2B है तो B2B का मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो उसमें दो केस होंगे, या तो बिल टू शिप टू सेम पर्सन को हो रहा है, या बिल टू शिप टू जो है वो डिफरेंट पर्सन को हो रहा है। अब बिल टू शिप टू सेम पर्सन का मतलब क्या है कि बिल भी मेरे नाम पर है और जो शिपिंग भी इस कैमरे की हुई है वो मेरे ही एड्रेस पे हुई है जो जीएसटी नंबर के अंदर मेंशन था, तो बिल टू शिप टू जो है वो सेम पर्सन को हो रहा है। दूसरा केस ये निकल के आ सकता है कि उसने बिल मेरे नाम पे काटा, मैंने कहा यार ऐसा करना ये कैमरा ना, एक सामने एक बच्चा बैठा, कुमकुम को भिजवा देना। अब फॉर एग्जांपल कुमकुम रहती है मध्य प्रदेश के अंदर, अब कुमकुम मध्य प्रदेश के अंदर है, बिल मेरे नाम पर है, तो आपको नहीं लग रहा बिल टू शिप टू डिफरेंट पर्सन को हो रहा है? तो पहली बात यह हमें चेक करना पड़ेगा, अगर सप्लाई B2B है और बिल टू शिप टू सेम पर्सन को हो रहा है या बिल टू शिप टू डिफरेंट पर्सन को हो रहा है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर बिल टू शिप टू डिफरेंट पर्सन को हो रहा है कि बिल कटा VG स्टडी हब के नाम पे, शिप किसी और को हो गया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ पर्सन हु गिव्स द डायरेक्शन। जिस पर्सन ने डायरेक्शन दी होगी ये सामान वहां शिफ्ट करने की, उसकी लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूं, अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, कुमकुम जो है वो मध्य प्रदेश की है, मैं जो हूं फॉर एग्जांपल मान लो मेरा जीएसटी नंबर जो है मान लेते हैं वो दिल्ली का है, मैंने बोला ये मध्य प्रदेश भिजवा दो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश माना जाएगा या दिल्ली माना जाएगा? तो गवर्नमेंट ने बोला दिल्ली माना जाएगा। अगर B2B सप्लाई है तो जिस पर्सन ने भी डायरेक्शन दी होगी, मैं दोबारा बोलूंगा, जिस पर्सन ने डायरेक्शन दी होगी उसकी लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। आप शिपिंग कहीं पर भी कर, तो डायरेक्शन देने वाला कहां का रहने वाला है, मैटर वो करता है, सामान गया कहां पर है मैटर ये नहीं करता। बस ये पर ध्यान। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का क्या इसको लोग कर सकते हैं? तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखे कि जिसने डायरेक्शन दी है वो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो बिल टू शिप टू जो है अगर वो सेम पर्सन को हो रहा है, अगर बिल टू शिप टू जो है अगर वो सेम पर्सन को हो रहा है उस केस में क्या होगा? तो उस केस में दो केस होंगे, या तो आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा या आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा। अब अगर मेरी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो इसका मतलब क्या होता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात मेरे को बताना, मेरी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा या नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? मूवमेंट इन्वॉल्व करने का मतलब ये होता है कि सामान जो है ना वो अलग से जा रहा है। अब सामान जो है ना वो मेरे साथ नहीं जा रहा, सामान अलग से जा रहा है। एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने कैमरा लेने वाले की दुकान पर गया, उसने तुरंत कैमरा मेरे को दे दिया, मैं कैमरा हाथ में लेकर आ गया, एक काम तो ये हो सकता है। या मैंने बोला कि कैमरा मेरे घर में डिलीवर करवा देना,
अब अगर कैमरा मेरे घर में डिलीवर करवा देना तो सारे बच्चे सोच के बोलना क्या गुड्स की सप्लाई के अंदर मूवमेंट अलग से इन्वॉल्व है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। और अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि कैमरा मैं साथ में लेके जा रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कैमरा मैं साथ में लेके जाऊंगा, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम कैमरा साथ में लेके जा रहे हो तो उस केस में मूवमेंट जो है वो अलग से इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर सामान तुम्हारे बाद में आ रहा है, अगर सामान की अलग से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो मूवमेंट इन्वॉल्व है। अगर सामान के अलग से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, सामान तुम हाथ में लेके जा रहे हो, उस केस के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। बस ये बात ध्यान दो। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि यहाँ पे प्रेरणा मैंने एक बार आपको बता तो दिया, नोट्स का लिंक क्लास के बाद मिलेगा। पहले एक बार पढ़ लें, अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, तभी समझ में आएगा। नोट्स तो मिल ही जाएंगे। नोट्स तो मैं डेली बेस पे दे रहा हूँ, क्योंकि एक एक बच्चा, दो दो बच्चे डेली बेस पे नए नए आ जाते हैं, तो इसलिए फिर डेली मेरे को नोट्स देने पड़ते हैं। तो मैं टेंशन मत लो, जैसे क्लास खत्म होगी मैं लिंक आपका पिन कर दूंगा, ठीक है? तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारे नोट्स डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है? बट एक बार अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो अब यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर मान लो मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर मान लो मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में टर्मिनेशन, ठीक है, या डेस्टिनेशन पॉइंट जो होगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। टर्मिनेशन या डेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि सामान जहां पे जा रहा है, तो सामान जहां पर भी जा रहा होगा वो लोकेशन जो बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। अच्छा, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी पॉइंट जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, सारे बच्चे एक बात मेरे को बताओ, सारे बच्चे एक बार मेरे को फटाफट से बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सोच समझ के बोलना। सामान दिल्ली से जयपुर जा रहा है, सामान की डिलीवरी जो हुई, मतलब डिलीवरी पॉइंट यहाँ पे है दिल्ली, और डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो जयपुर है। भाई सामान उसको डिलीवर किया दिल्ली में कि ये सामान जयपुर ले जाओ, तो डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो जयपुर है। डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है? जयपुर है। डिलीवर जो कर दिया वो मैंने दिल्ली में कर दिया कि हाँ भाई ये सामान अब तुम आगे जयपुर ले जाओ। मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है सामान में, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली बनेगा या जयपुर बनेगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली बनेगा या जयपुर बनेगा? मैं आपसे बस ये बात जानना चाह रहा हूं, दिल्ली या जयपुर? जल्दी बोलो, दिल्ली या जयपुर जी? हाँ जी, दिल्ली या जयपुर? अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है जयपुर बनेगा जी। उस केस में कहां बनेगा? जयपुर बनेगा। उस केस में कहां पर बनेगा? जयपुर बनेगा। अच्छा, अगर मान लो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो, अगर मान लो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो क्या बनेगा जी? अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है उस केस में फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है फिर यहाँ पर दिल्ली बनेगा जो डिलीवरी पॉइंट। तो ये क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कि भैया मूवमेंट इन्वॉल्व है तो फिर तो डेस्टिनेशन पॉइंट बनेगा, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी पॉइंट जो है फिर वो यहाँ पर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये बात मैंने कब बोली है? ये बात मैंने बोली है अगर सप्लाई मेरी B2B हो रही है, अगर सप्लाई मेरी B2B हो रही है तब ये फंडा निकल के आ रहा है। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कहता है सर अगर सप्लाई B2C हो रही है, अच्छा एक बात बताओ, अगर कैमरा आप लोग परचेज करके आते हैं तो ये सप्लाई B2B बनती है B2C बनती है? अगर कैमरा आप लोग खरीद के आते तो ये सप्लाई B2B बनती या ये सप्लाई B2C बनती? क्या बनती है सप्लाई? अगर कैमरा आप लोग खरीद के आते तो सप्लाई B2B बनती या B2C बनती? ऑब्वियस सी बात है B2C बनती। अब B2C बनती तो गवर्नमेंट ने बोला एड्रेस ऑफ रिसीवर, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ रिसीवर। तो एड्रेस ऑफ रिसीवर इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, एड्रेस ऑफ रिसीवर इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अगर रिसीवर का एड्रेस लिखा हुआ है तो फिर तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर एड्रेस ऑफ रिसीवर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर एड्रेस ऑफ रिसीवर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर रिसीवर का एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है तो उस केस में फिर गवर्नमेंट कहती है सप्लायर की लोकेशन जो बनेगी वो आपका बनेगी, मतलब रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता तो सप्लायर जहां सप्लाई। भाई अगर रिसीवर का एड्रेस पता है तो रिसीवर की लोकेशन बनेगी, अगर रिसीवर का एड्रेस नहीं पता है तो फिर सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। बस ये बात ध्यान रखिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम शिपिंग एड्रेस, अब जैसे मान लो अब वो फेस्टिवल आने वाले हैं, ठीक है,
अब फेस्टिवल आने वाले हैं, जैसे फरवरी के महीने में तुम्हारे होते हैं ना 7-8 दिन के फेस्टिवल जो आते हैं, तो 7-8 दिन के फेस्टिवल आने वाले हैं। अब तुम चाहते हो कि किसी को पता ना लगे, जैसे कई बार होता है ना, कई बार देख बच्चे पता है जैसे कि अच्छा बच्चों को लगता है मम्मी पापा को पता नहीं लगता है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी बेटे। ये बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं लग रहा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारा फोन को देख के एक प्यारी सी स्माइल पास करना, ठीक है, एक तरफ से स्माइल पास होना, एक तरफ से नहीं होना, ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, तो मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे देख के फिर तुम चद्दर ऊपर ओढ़ के व्हाट्सएप पे बातें करना, ठीक है। फिर कई बार फोन तुम्हारे नाक पे गिर जाना, कई बार ऐसा होता है फोन तुम्हारी नाक पे गिर गया, क्योंकि इतनी देर तक बंदा फोन पकड़ के रख चलेगा, तो कई बार फोन अचानक छूट के नाक पे गिर जाता है, ठीक है। तो चद्दर ऊपर ओढ़ के बात करना, फिर ऐसे पासा पलट के, ऐसे ऐसे पासा पलट के, चद्दर मुंह पे ऐसे ओढ़ के उस तरफ से आप बात करना, ठीक है, उस तरफ से ऐसे बात करना, ठीक है। तो ये सारी कहानियां जो है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये बात ध्यान रखना, तो ये सारी बातें उनको पता होती हैं। आप ये ना समझें कि आपको नहीं पता। तो कई बार ऐसा होता है कि किताबों के नीचे फोन रखना, ऊपर किताब रखना, फिर जैसे ही कोई बाहर गया फोन ऊपर किताब नीचे, जब वो अंदर आया था तो किताब ऊपर थी फोन नीचे था। तो इस तरह से ये कहानियां जो हैं वो घर में चलती रहती हैं। तो अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है, मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि आपने कहा कि भाई साहब ये सामान ना ऑर्डर मैं करूंगा, शिपिंग कहीं और करा दूंगा, ठीक है। मतलब शिपिंग कहीं और, मतलब ऑर्डर आपने किया, आपको पता है अमेजोन पे ऐसा कई बार होता है, ठीक है जी। सर एक्सपीरियंस टेंशन मत लो तुम, एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। हमने ऑब्जर्वेशन पावर हमारी बहुत स्ट्रोंग है भाई, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रोंग है, ऑब्जर्वेशन पावर। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरा साला जो साला ही है, फोन है बात करना, हाँ फोन जाऊंगा, हाँ ठीक है आ जाऊंगा, हाँ ठीक है, हाँ तू पहुंच जाएगी ना। अब उससे गलती से उसको ध्यान नहीं रखी, पीछे जीजा जी बैठे हैं, आगे जीजा जी की पत्नी बैठी है, उसकी बहन बैठी है, गलती से उसे निकल गया, पूरी कॉन्वर्सेशन वैसे कर रहा था कि जैसे कि लड़के से बात कर रहा है, गलती से अचानक से निकल गया कि हाँ पहुंच जाएगी ना टाइम पर, लो जी। अब पहले मैंने कहा जीजा जी क्या ही पूछे, जीजा जी की पत्नी पूछ ले, क्योंकि बहन पूछ ले, हाँ भाई किससे बात कर रहा था, नहीं नहीं कोई नहीं, मैं साहिल साहिल था, साहिल साहिल, अच्छा साहिल था, तो पहुंच जाएगी टाइम से क्या होता है, नहीं वो वैसे साहिल था, साहिल, पहुंच जाएगी टाइम से क्या होता है, सना थी, सना थी साहिल जब सना बनी, साहिल जब सना बनी तो पता लग गया था। ठीक है नी, तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे साहिल सना बन जाती है घर वालों के साथ। हाँ यही तुम जो नंबर सेव करके रखते हो ना कि रोहित नंबर, रोहित है वो रुमाली, और तुमने नंबर सेव कर रखा है रोहित का, ठीक है वो सुषमा, तुमने सुशील के नाम से सेव कर रखा है, ये सब पता होता है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ध्यान रखना भाई साहब। ठीक है ना, चलो इधर देखो ध्यान से, अब फटाफट से एक बार यहाँ पे आ जाओ। तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अलग है, अगर बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अलग है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है लोकेशन ऑफ डिलीवरी, फिर जहां पर वो गुड्स डिलीवर किया जा रहा है, जहां पर वो गुड्स, बिलिंग एड्रेस नहीं, जहां पर वो गुड्स डिलीवर किया जा रहा है वो लोकेशन जो बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। बस ये पर ध्यान मेरे बच्चे, बिल टू शिप टू मॉडल हुआ, बट B2B वाले केस में अलग है और B2C वाले केस में अलग है, ये बात ध्यान रखना। ये भी बिल टू शिप टू ही है, बट आप ये मत समझना बिल टू शिप टू का सेम ट्रीटमेंट होगा, B2B वाले केस में अलग होगा, B2C वाले केस में अलग होगा। B2B वाले केस में जिसने डायरेक्शन दी है उसकी लोकेशन बनेगी, और B2C वाले केस में जहां पे गुड्स डिलीवर हो रहा है उसकी लोकेशन बनेगी। बस ये बात ध्यान रखो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? तो ये सारा पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब देखो जी यहाँ पे, अब एक बार फटाफट से एक बार दोबारा से 2 मिनट के अंदर क्रक्स बताने जा रहा हूँ उन बच्चों को जो कहानियों में खो गए थे और कॉन्सेप्ट भूल गए थे। तो सुनो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। हो सकता है आप कहानियों से अगर बाहर आ गए हों, तो अब एक बार सारे के सारे बच्चे क्रक्स यहाँ पे सुन लीजिए, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है एक बार फटाफट से यहाँ पे वो देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ जी। अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है सुनो। हेलो भाई साहब सुनो एक बार ध्यान से। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? पहली बात सप्लाई ऑफ गुड्स। आराम से अपने हाथ में एक पेन लो, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो। सप्लाई ऑफ गुड्स 2 केस है, या तो B2B या B2C। क्लियर है?
या तो B2B या B2C, ठीक है। B2B में दो केस है, B2B में दो केस है। दो केस कौन कौन से? या तो बिल टू शिप टू सेम पर्सन को हो रहा है, या बिल टू शिप टू जो है वो डिफरेंट पर्सन को है, ठीक है। अब अगर बिल टू शिप टू डिफरेंट पर्सन को हो रहा है, अगर बिल टू शिप टू जो है वो डिफरेंट पर्सन को हो रहा है, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है, जिसने डायरेक्शन दी है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जिसने भी डायरेक्शन दी होगी, जिसने भी क्या किया होगा, डायरेक्शन दी होगी। अगर बिल टू शिप टू सेम पर्सन को है, दो केस है, या तो मूवमेंट इन्वॉल्व है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो फिर तो डेस्टिनेशन पॉइंट, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर डिलीवरी पॉइंट जो होगा वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ये पॉइंट B2B वाले केस में। B2C वाले केस में दो केस है, या तो रिसीवर का एड्रेस है या रिसीवर का एड्रेस नहीं। रिसीवर का एड्रेस है तो रिसीवर की लोकेशन, रिसीवर का एड्रेस नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। और अगर मान लो डिलीवरी एड्रेस मतलब बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अगर ये डिफरेंट है, बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है, ये दोनों डिफरेंट है, तो फिर जो डिलीवरी एड्रेस होगा वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पता है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ जी। अब एक बार दोबारा से गो थ्रू करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है आप ऐसे गुड्स लेते हैं जो असेंबली वाला होता है। अब कई बार आपने ऐसा गुड्स लिया जो असेंबली वाला है, मतलब आपको असेंबल करना है। जैसे होता है ना, कई बार आपको पता पुराने जमाने के अंदर कंप्यूटर होते थे जो असेंबल होते थे, और कई सारी बड़ी बड़ी मशीनरी आजकल, जैसे मान लो एप्पल का आईफोन है तो आईफोन भी असेंबल होता है, सैमसंग भी असेंबल होता है, कई पार्ट्स कहीं से आ रहे, कई पार्ट कहीं से आ रहे। और अगर गाड़ियां भी असेंबल होती हैं, तो अगर जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनरी है उसमें से बहुत सारी आइटम जो है वो अलग कंपनी से आती है, कुछ आइटम अलग कंपनी से आती हैं, तो सारी की सारी जो है वो असेंबल हो रही हैं। तो जो आपकी मशीन असेंबल हो रही है, तो फिर जहां असेंबली पॉइंट होगा, मतलब जहां पर वो असेंबल की जा रही है, तो वो लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये बात ध्यान दीजिए। क्या बात में समझ में आ रही है? तो असेंबल वाले केस में जहां पर असेंबली पॉइंट होगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर फिर गवर्नमेंट कह रही वेयर गुड्स आर सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वेंस लाइक ए वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। अब एक बात मेरे को बताओ, आपने कई बार देखा होगा कन्वेंस के बीच में गुड्स बेचने वाले आते हैं, आपने कई बार देखा है? चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय, पकौड़े या पकौड़े या पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े वाले या पकौड़े या वाले पकौड़े, चाय 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 चाय, पकौड़े चाय। अरे सूप, गर्मा गर्म सूप, दाल चना दाल चना दाल चना दाल चना दाल चना। अरे सूप वाले सूप वाले। अरे ये सरसों का तेल, सरसों का तेल घुटने में लगाएं, घुटने में लगाएं, घुटने सही हो जाएंगे। आप दौड़ेंगे, अभी आप चलते हैं तो आप दौड़ेंगे, तेल आपके काम के बहुत क्या है। मालिश करें पैरों की मालिश, सिर की मालिश, मालिश पैरों की। अब एक बात बताओ, अब जो ये गुड्स आपका बेच रहे हैं, ये गुड्स आपका बेच रहे हैं कन्वेंस के अंदर, तो गवर्नमेंट ने बोला जहां पर खाया वो नहीं, जहां बेचा वो नहीं, जहां से वो सामान चढ़ा। हाँ नहीं, जहां से वो सामान चढ़ा, जहां से वो सामान चढ़ा उसकी लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। तो जब भी कोई गुड्स तुम बेच रहा हो बस बस में, तो समझ लेना जहां से वो सामान लेके चढ़ा, मैं दोबारा बोलूंगा, जहां से वो सामान लेके चढ़ा वो लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकती हैं? तो ये पॉइंट यहाँ पे निकल कह रहे हैं कि टेकन ऑन बोर्ड, तो जहां से भी वो सामान चढ़ा होगा वो लोकेशन जो है इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बनी होगी। बस ये पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। ये देखो, अब यहाँ पर ये प्रोविजन वही लिखे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई। अब एक काम ऐसा करो, 2 मिनट लगा लो, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट लगाओ, नोटबुक उठाओ, सारे के सारे गुड्स वाले केस एक बार खुद लिख के देखो। एक बार खुद लिखकर, 2 मिनट का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ जी, 2 मिनट का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, चाय वाय एक बार छोड़ दो, 2 मिनट का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। सारे बच्चे एक बार फटाफट से अभी के अभी मुझे को लिख के बताएंगे। उसके बाद फिर हम सर्विस वाला केस करेंगे। उसके बाद फिर हम सर्विस वाला केस करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक बार फटाफट से गुड्स वाला के जितने भी पॉइंट हमने किए हैं एक बार फटाफट से वो सारे के सारे रिवाइज कर लो, फिर हम सर्विस वाला केस करेंगे।
हाँ जी सर, फर्स्ट दो क्या हैं समझ नहीं आया। इसमें यहाँ से मत देखो, यहाँ से मत देखो, इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में ऊपर लिखवा रखा है, ये वाला यहाँ से देखो, आपको ये डायग्राम पूरा समझ में आ रहा नहीं आ रहा। हाँ यार मैं फरीदाबाद वाले घर से पढ़ा रहा हूँ। ये आवाज़ चेक करनी पड़ेगी यार, आवाज़ पता नहीं क्यों खराब आ रही है, किच किच की आवाज़ आ रही है रिकॉर्डिंग में यार। हाँ जी डन, लॉक कर दें इसको। चलो अब एक बार यहाँ पे आ जाओ फटाफट से जी। अब एक बार आ जाओ सर्विस वाले केस में आओ जी। सर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो R2R में CGST SGST लगेगा, चाहे रजिस्टर्ड रिसीवर किसी और स्टेट में भी क्यों ना हो। भाई वो तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा ना। अगर मान लो आपने बोला कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मूवमेंट इन्वॉल्व वाले केस में डेस्टिनेशन पॉइंट बनेगा। अब मान लो मैं हूँ दिल्ली का, डेस्टिनेशन जो है वो जयपुर की है, तो भैया सिंपल सी बात है IGST लगेगा ना। फिर इंट्रास्टेट ही क्यों बनेगा हमेशा, इंट्रास्टेट हमेशा नहीं बनेगा। ये प्लेस ऑफ सप्लाई इसीलिए तो निकाल रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ बनेगी। अब सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई से मैच कर लो, अगर दोनों सेम स्टेट में है फिर तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई है, दोनों डिफरेंट स्टेट में है फिर वो सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है। ठीक है चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे आओ सर्विस वाले केस में। अब बिल्कुल एक बार सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो, बिल्कुल एकदम सीधो के बैठो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सर्विस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सर्विस वाले केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपने सर्विस की सप्लाई की है ना, अगर आपने सर्विस की सप्लाई की है तो यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं, या तो आपने सप्लाई की होगी B2B या आपने सप्लाई की होगी B2C, जैसे गुड्स वाले केस के अंदर भी हमने देखी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कुछ सर्विस के प्रोविजन ऐसे हैं कि जहां पर चाहे B2B हो चाहे B2C हो, प्लेस ऑफ सप्लाई हर केस में सेम ही निकलेगा, चाहे B2B हो चाहे B2C। इट मीन अगर सप्लाई B2B भी है या अगर सप्लाई B2C भी है ना, हर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो सेम निकलेगा। इस केस में गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता B2B सप्लाई हो या B2C। बट कुछ सर्विस ऐसी हैं जहां पर B2B वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अलग निकलेगा और B2C वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो अलग निकलेगा। अब यहाँ पर मैंने केस बाइफरकेट किए हुए हैं, और ये केस मैंने पता किस लिए बाइफरकेट किए हैं, ये मैंने क्यों करवा रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि सर सर्विस वाले केस में कहीं B2B है और सर्विस वाले केस में कहीं B2C है। अब सर्विस वाले केस में कहाँ B2B है और कहाँ B2C है, वही मैंने इसको फिल्टर कर दिया कि B2B वाले केस में या B2C वाले केस में, इन केस में तो सेम ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है बाकी सब केस में जो है वो आपका अलग ट्रीटमेंट होगा, B2B में अलग होगा, B2C में अलग होगा। अब एक बार यहाँ पे आओ जी, लो जी एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ, इधर देखो ध्यान से। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ जी अब यहाँ एक बार चेक करो जी, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर देखो क्या लिखा है, सर्विस सेम प्रोविजन B2B और B2C, इट मींस वेदर सर्विस प्रोवाइडेड टू RP या URP, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने सर्विस चाहे RP को दियो या URP को दियो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए क्या कहना लग रहा भाई, हेलो ओए इधर सुन। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अगर सर्विस आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, अब अगर सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, कोई सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। भाई जहां पर भी ये प्रॉपर्टी लोकेट करेगी वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर बनेगा। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट गवर्नमेंट कह रही है कि अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी, मान लो इंडिया से बाहर कोई प्रॉपर्टी बनाई इंडिया के बिल्डर ने, तो फिर रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो, इंडिया से बाहर नहीं बनेगा। मतलब वैसे तो प्रॉपर्टी वाले केस में प्रॉपर्टी की लोकेशन, बट अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर की है तो फिर जो रिसीवर होगा उस रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। अब बच्चा ये बात कहता है सर अगर प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट में हो, अच्छा ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट में हो, बिल्कुल हो सकता है।
मान लो एक बिल्डर ने फॉर एग्जांपल 3 जगह पर बिल्डिंग बनानी है और 3 जगह पर बिल्डिंग बनाने के एक ही बार उसने पैसे चार्ज किए, तो 3 अलग अलग लोकेशन में बिल्डिंग बन रही है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मान लो एक बिल्डिंग बनाई दिल्ली में, एक बिल्डिंग बनाई हरियाणा में, एक बिल्डिंग बनाई पंजाब में, उसने बोला तीनों बिल्डिंग बनाने के 5 करोड़ रुपए लूंगा। अब 5 करोड़ पर जीएसटी कौन सा लगेगा? तो अगर मान लो प्रॉपर्टी मोर देन वन लोकेशन पर है, अब एक बात तो इतने बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, अब कुछ हाईवे यूपी के अंदर आ रहा है, वही हाईवे दिल्ली के अंदर आ रहा है, वही हाईवे हरियाणा के अंदर जा रहा है, और बनाने वाली एक ही कंपनी है। उसने गवर्नमेंट को बोला कि मैं दिल्ली से लेकर कटरा तक का हाईवे बनाऊंगी और मेरा 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब दिल्ली से कटरा के बीच में कई सारी स्टेट्स आ रही हैं, अब कई सारी स्टेट है, हर स्टेट कह रही है हमारी स्टेट में सड़क आ रही है, रिवेन्यू हमारा है, जीएसटी हमें चाहिए। अब प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा भाई? सड़क तो बिल्कुल यहाँ पे फैलती जा रही है। और फिर और कई बार ऐसा होता है कि मान लो रेस्टोरेंट है या होटल है, आप कहीं रहने के लिए गए, आपका 2 दिन स्टे जो है वो दिल्ली में है, 1 दिन स्टे जो है फॉर एग्जांपल मान लो आपका चंडीगढ़ में है। अब 2 दिन स्टे दिल्ली में, 1 दिन स्टे चंडीगढ़ में, होटल वाले ने 3 दिन के स्टे के तुमसे 12,000 रुपए लिए, तो उस 12,000 रुपए जीएसटी दिल्ली के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। चंडीगढ़ दिल्ली वाली गवर्नमेंट करी हमें जीएसटी चाहिए, चंडीगढ़ वाली गवर्नमेंट करी हमें जीएसटी चाहिए। तो मतलब अगर प्रॉपर्टी मोर देन वन लोकेशन पे है, उस केस में क्या होगा? तो फिर गवर्नमेंट कहती है हमें प्रोपोर्शनेट बेस पे निकालना पड़े। अब प्रोपोर्शनेट बेस पे कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अगर मान लो वही होटल की बात कर रहे हैं, अगर मान लो होटल सेम स्टेट में है फिर तो वही स्टेट बन जाएगी, बट अगर मान लो होटल जो है वो डिफरेंट स्टेट में, तो फिर कितने नाइट आपने हर होटल में स्टे किया, मतलब 2 नाइट दिल्ली और 1 नाइट मान लो चंडीगढ़, तो 2:1 में डिवाइड कर, या 2 नाइट अगर दिल्ली, 2 नाइट अगर चंडीगढ़, 2:2 में डिवाइड कर दो। अगर 2 नाइट मान लो दिल्ली में है, 3 नाइट मान लो चंडीगढ़ में है, 2:3 में वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो जितनी नाइट आपने जहां पे स्टे किया होगा अकॉर्डिंगली वहां पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी। उसके बाद अब जैसे मान लो यहाँ पर हाईवे बन रहे हैं जी, ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो कितना एरिया किस स्टेट में कवर किया हुआ है आपको पता ना। जैसे मान लो कई बार बोलते हैं कि ये सड़क जो है ये 200 किलोमीटर की है, आपने कई बार सुना होगा ये सड़क जो है ये 200 किलोमीटर की सड़क है, और ये वाला एरिया 300 किलोमीटर का है, ये वाली सड़क जो है 500 किलोमीटर की है, तो 2:3:5 में डिवाइड कर दो। मतलब जितने जितने किलोमीटर की सड़क आ रही है उतने उतने किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर दो, अकॉर्डिंगली काम कर लो। तो गवर्नमेंट सिंपल सी बात ये बात कहना चाहिए कि 2:3:5 में यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर फिर अगर मान लो लॉजिंग सर्विस और एंसिलरी सर्विस, आपने कई बार देखा होगा हाउस बोट चलती है। अब जो पानी के अंदर बोट नहीं होती, पानी के अंदर अब अगर आप जाओ जम्मू में जाओ तो आपको वहां पे पानी के अंदर बोट मिल जाएंगी, ठीक है। तो पानी के अंदर जो बोट मिलेंगी, अब वहां पर कितना टाइम आपने स्पेंड किया, अब कितना टाइम आपने स्पेंड किया, टाइम स्पेंड इन ईच स्टेट, आपने जिस स्टेट में जितना टाइम स्पेंड किया होगा अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट वहां पर वैल्यू आएगी और देन वहां पे जीएसटी निकलेगा। बट इतनी बात ध्यान देना, ये प्रोपोर्शनेट वाला नॉर्मली हमारे एग्जाम में नहीं पूछते, वो नॉर्मल सिंपल सी बात करेंगे कि भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, वो नॉर्मली आपसे ये पूछ लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली वो यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे आपसे बताओ कि प्रोपोर्शनेट बेस पे क्या होगा। नॉर्मल याद रखना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में, इमूवेबल वाले केस में प्रॉपर्टी की लोकेशन, अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो रिसीवर की लोकेशन। ये दोनों बातें बस आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे ये सप्लाई B2B हो या ये सप्लाई B2C हो, ये मैटर नहीं करता, बस ये पर ध्यान दीजिए। यस अमित, यस 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 यस, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ, अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है एडमिशन टू, हाँ जी देखो एडमिशन टू, यहाँ पे क्या लिखा है? एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। अब एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क का मतलब क्या है? एक बात मेरे को बताओ, और बड़े बड़े इवेंट होते हैं, और बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे मान लो दिलजीत का इवेंट हो रहा है, या मान लो करण ओजला का इवेंट हो रहा है, या मान लो किसी और का इवेंट हो रहा है, या बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, उनकी एंट्री टिकट होती है। अब बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क हैं उस, या बड़े बड़े इवेंट हैं, उनकी एंट्री टिकट है, उसकी एंट्री टिकट पे जीएसटी लगेगा। अब उसकी एंट्री टिकट पे कौन सा जीएसटी लगाना है? तो गवर्नमेंट ने कहा चाहे सामने वाला बंदा B2B हो, चाहे सामने वाला बंदा B2C हो, तो जहां पर वो इवेंट हो रहा है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर कहाँ का है वो अगर इससे मैच कर रहा है फिर तो वो इंट्रास्टेट है, नहीं तो वो सप्लाई इंट्रास्टेट है। तो मतलब जहां पर भी वो इवेंट होगा, लोकेशन ऑफ इवेंट जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, अकॉर्डिंगली वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। सर टाइम तो बताया नहीं,
अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो टाइम आपको पता था। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने टाइम बताया था, नहीं बताया था? कम से कम 10 बार टाइम बताया था। अब तुम्हारा अगर ध्यान लॉलीपॉप क्वेश्चन बनेंगे या क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस पे हो तो टाइम तुम क्या ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो वैसे एक ही लाइन पे होता है कि ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन में बनेंगे क्या। अरे 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट कितने रुपए का है जी, है? तुम्हारा ध्यान ही पूरा इसमें। मेरे बच्चे टाइम तुम्हें कहाँ से ध्यान रहेगा? टाइम तो छोटी मोटी बातें होती हैं, और क्या, टाइम तो बहुत छोटी मोटी बातें होती हैं। टाइम का क्या? ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगर मान लो कोई सर्विस दी है ऑन बोर्ड कन्वेंस, अच्छा सर्विस दी है ऑन बोर्ड कन्वेंस, अब सर्विस दी है ऑन बोर्ड कन्वेंस। ऑन बोर्ड कन्वेंस का मतलब क्या होता है? ऑन बोर्ड कन्वेंस का मतलब जैसे गुड्स रास्ते पर मिलते हैं वैसे सर्विस भी रास्ते पर मिलती है। आज अगर आप फ्लाइट पे जाओ, बहुत सारी सर्विस आपको फ्लाइट के अंदर मिलती हैं। स्पा की सर्विस हो गया, मसाज की सर्विस हो गया, ये कई सारी सर्विस ऐसी हैं जो आपको फ्लाइट के अंदर बिजनेस क्लास के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना? तो मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर कोई सर्विस ऑन कन्वेंस मिल रही है तो फिर लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी, मतलब जहां से वो कन्वेंस चला, जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई वहां नहीं, जहां से वो कन्वेंस चला। मान लो अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली से मान लो कटरा ट्रेन जा रही है और आप बीच में चढ़े कहीं पर। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, दिल्ली से कटरा ट्रेन जा रही है, आप बीच में कहीं पर चढ़े। मैं आपसे एक बार जानना चाह रहा हूं कि आपने बीच में कहीं पर स्टार्टिंग यात्रा की अपनी, तो क्या वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा? नहीं। ये यात्रा शुरू कहां से हुई थी? दिल्ली से, तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। तो गवर्नमेंट सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि जहां से यात्रा स्टार्ट हुई ना, जहां से यात्रा स्टार्ट हुई वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाहती है। उसके बाद एक और बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। और बैंकिंग सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस, एनबीएफसी की सर्विस हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस हो गया। उस केस में क्या होगा जी? अब उस केस में एक बात बताना, अच्छा बैंक हमेशा जो सर्विस देते हैं क्या वो अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस देते हैं या वो नॉन अकाउंट होल्डर को भी सर्विस देते हैं? बैंक जो सर्विस देते हैं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि बैंक जो सर्विस दे रहे हैं क्या वो अकाउंट होल्डर को भी सर्विस दे रहे हैं या नॉन अकाउंट होल्डर को भी बैंक वाले सर्विस देते हैं? बताना मुझे। जल्दी बताओ। बैंक जो सर्विस दे रहे हैं क्या वो अकाउंट होल्डर को सर्विस देते हैं या नॉन? ऑब्वियस सी बात है, नॉन अकाउंट होल्डर को भी सर्विस देते हैं। आज अगर आपको डीडी बनवाना है, आप किसी बैंक के पास जाओ, तुम्हारा वो डीडी तैयार करके दे देगा। आपको डीडी बनवाना है, आप किसी बैंक के पास जाओ, आपको वो डीडी तैयार करके दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहे हैं, बैंक जो है वो नॉन अकाउंट होल्डर को भी सर्विस दे रही है। कोई दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं है। तो मुद्दा यह है कि अकाउंट होल्डर को भी सर्विस दे रहे हैं, नॉन अकाउंट होल्डर को भी बैंक सर्विस दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात वहां पे नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है जी, अगर बैंकिंग सर्विस है, अगर रिसीवर की लोकेशन पता है, भाई रिसीवर अगर अकाउंट होल्डर है फिर तो लोकेशन मुझे पता ही होगी। अगर वो नॉन अकाउंट होल्डर है फिर दिक्कत आएगी। तो अगर अकाउंट होल्डर है, रिसीवर की लोकेशन पता है, फिर तो रिसीवर की लोकेशन। बट अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं पता, फिर जहां का बैंक है वो लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान। तो रिसीवर जहां, सप्लाई वहां। रिसीवर कहां ये नहीं पता, देन फिर सप्लायर जहां, सप्लाई वहां। ये बैंकिंग कंपनी वाले केस में होगा। ठीक है जी। सर लेक्चर 7 कब लिए थे? लेक्चर 7 हो गया था ना, ये आज हमारा 7 लेक्चर है, 8 लेक्चर है। मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। आई थिंक मतलब मेरे को लगता है कि हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। बाकी अगर नहीं हुए तो फिर मे भी थोड़ा मेरे को चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे। अब एडवर्टीजमेंट की सर्विस, तो एडवर्टीजमेंट की सर्विस में तो अलग अलग रूल्स हैं। एडवर्टीजमेंट की सर्विस आप एग्जाम के लिए इग्नोर भी कर सकती हो, क्योंकि आजकल मल्टीपल एडवर्टीजमेंट होती है। टीवी पर भी एडवर्टीजमेंट है, आजकल टीवी पर भी एडवर्टीजमेंट होती है, रेडियो पर भी एडवर्टीजमेंट होती है। आपने कई बार सुना होगा, ये लगा बीएसएनएल चौका, ये लगा बीएसएनएल चौका। हाँ जी, आपके शहर में पहली बार ये आप मधुसूदन घी खाएंगे तो आपके चेहरे पे निखार आएगा। मधुसूदन घी आपकी गाय से निकला हुआ, ये आपका बहुत अच्छा घी है। अब मधुसूदन घी न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं, हाँ जी, पतंजलि खाएंगे तो आप हमेशा खुश, पतंजलि के कैप्सूल खाएंगे आप हमेशा खुश रहेंगे। अब ये बीच बीच में ऐड चलती रहती हैं। आजकल होर्डिंग पे ऐड लगी पड़ी है, टेलीग्राम पे ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है, गूगल दुनिया जहान के तो एडवर्टीजमेंट हो रही है। तो ये सारी की सारी जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकल के आ रही हैं,
तो गवर्नमेंट फिर यहाँ पे ये बात कहना चाहती है कि उसके मल्टीपल रूल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट हो रही है, अकॉर्डिंगली फिर प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकलेगी और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात सुनने आ रही है? पक्का पक्का। हाँ, आगे देखो टेली कम्युनिकेशन। अब ये टेली कम्युनिकेशन वाला केस भी यहाँ पे देखो, टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स लाइन हो गया, लीज लाइन हो गया, इंटरनेट आपका हो गया। अब जैसे हमने कई बार देखा नहीं होगा, ऊपर वो डिश एंटीना लगता है। अब जो ऊपर डिश एंटीना लगता है, हाँ जी, जो ऊपर डिश एंटीना लगता है, तो गवर्नमेंट करे जब डिश एंटीना ऊपर लगना ही है तो जहां पर वो इक्विपमेंट सेट हो रहा है वही लोकेशन इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर बन जाएगा। देखो जी, लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद पोस्ट पेड मोबाइल जी। अब पोस्ट पेड मोबाइल आप में से है किसी के पास पोस्ट पेड मोबाइल? आप में से किस किस के पास पोस्ट पेड मोबाइल है जी? पोस्ट पेड मोबाइल है? जिनके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर जिसके पास पोस्ट पेड कनेक्शन है तो बिलिंग एड्रेस और लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर बिलिंग एड्रेस जो अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में सप्लायर की लोकेशन है, नहीं तो फिर बिलिंग एड्रेस जो है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखो जी, प्रीपेड वाया एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कोई सिम कार्ड, आजकल तो वैसे वो है नहीं, आपको याद है वो स्क्रैच करने वाला होता था, स्क्रैच करने वाला पहले 10 रुपए का रिचार्ज, 20 रुपए का रिचार्ज और 30 रुपए का रिचार्ज पहले होता था। तब तो वो है ही नहीं, तो उस टाइम पर जो एजेंट की लोकेशन होती थी वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता था, ये इग्नोर कर सकते हो आप। उसके बाद प्रीपेड सोल्ड डायरेक्टली टू फाइनल सब्सक्राइबर। जैसे मान लो आप ऑनलाइन, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन रिचार्ज करवाते होंगे, आजकल तो सारे बच्चे ऑनलाइन रिचार्ज करवाते हैं। कई बार मैसेज भी आता है कि बेबी मेरा रिचार्ज करवा देना, रिचार्ज मेरा खत्म हो गया, फिर आपको बेबी का रिचार्ज करवाना पड़ता अपने रिचार्ज के पैसे काट के, क्योंकि बड़ा मुश्किल है सर दोनों को साथ लेके चलना यार, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता कई बार, बहुत मुश्किल साहब, बहुत मुश्किल। आप क्या समझोगे हमारी प्रॉब्लम सर जी? तो अब रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन रिचार्ज होगा नहीं, अब जाके वो स्क्रैच तो हमें करना नहीं है, अब तो वो जमाना चला गया। तो उस केस में फिजिकल सेल तो प्लेस ऑफ सेल, नहीं तो अगर ई सेल हो रही है तो फिर जहां पर सप्लायर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे सप्लायर आएगा, जहां पे सप्लायर की लोकेशन है वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो अदर केस में, अदर केस में तो रिसीवर जहां सप्लायर वहां, रिसीवर कहाँ नहीं पता तो सप्लायर जहां सप्लायर वहां, बस ये पर ध्यान दीजिए। अब इसमें से ना आप ये मान के चलो, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आपके मन में यही चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट, एक तो इमूवेबल वाली सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट, इमूवेबल को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इमूवेबल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसके बाद इमूवेबल के अलावा रेस्टोरेंट वाली, जी हाँ रेस्टोरेंट वाला, पर्सनल ग्रूमिंग वाला, तो जहां पर वो सर्विस परफॉर्म की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये जो एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और चौथा ये ऑन बोर्ड कन्वेंस वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली 4 सर्विस को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। पहली 4 सर्विस आप बस अच्छे से कर लेना और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ये 4 अच्छे से कर लेते हो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है जी। डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे कुछ सर्विस ऐसी हैं जिनका B2B वाले केस में अलग फंड है और B2C वाले केस में अलग फंड है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लेके चलना। देखो सर, प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर ना थोड़ा सा हमें परेशान करेगा। उसका रीजन क्या है? अगर हमें याद नहीं होगा तो हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो चैप्टर थोड़ा सा हमें परेशान करता है, बट इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इस बार के एग्जाम में भी 5 नंबर में क्वेश्चन बना हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई का, और जो अगली बार एग्जाम होगा उसके अंदर भी कंफर्म एक क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर। और इस बार के एग्जाम में भी इतना गिरा हुआ क्वेश्चन बना हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे अगली बार के एग्जाम के अंदर सिंपल क्वेश्चन बनेगा, बट मेन अगेन हमें याद कितना है ये बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि B2B और B2C इसमें अलग है। अब इसमें B2B अलग है, B2C अलग है। सर बहुत स्लो जा रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या हो गया? आप समझो मेरी बात को, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात, थोड़ा आराम तसल्ली से कर लें। अब कर ही तो रहे हैं, फिर ऐसा तो है नहीं कि अभी हमारे बस 20-10 दिन के बाद एग्जाम है। मतलब टाइम मेरा लग रहा है अल्टीमेटली, मैं तो चाहूँ तो मेरे को तो बल्कि फायदा, मैं 3 दिन जल्दी फ्री हो जाऊंगा, थोड़ा घर की शिफ्टिंग विफ्टिंग भी टाइम सही से हो जाएगी। बट मैं चाह रहा हूँ कोई बात नहीं, 2 दिन और लग जाएंगे, आराम से करने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ। अब B2B और B2C वाले केस में क्या क्या है?
अब यहाँ पे सबसे पहला है गवर्नमेंट कह रही ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, एक बात मेरे को बताओ। आज आपके नोन में या कोई घर में है जो जॉब करता हो कहीं पर किसी कंपनी में, बताना मुझे। आपके नोन या कोई है जो जॉब करता हो कहीं पर, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, उनको अप्रेजल मिलते हैं, मतलब आपके घर में कई बार बात करते हैं प्रमोशन हो गई, प्रमोशन है, ऐसा कई बार बोलते हैं कि प्रमोशन हो गई, कि हाँ भाई पहले पहले बंदा जो था वो एग्जीक्यूटिव पे था, फिर मैनेजर बन गया, फिर सीनियर मैनेजर बन गया, फिर डायरेक्टर बन गया, फिर पार्टनर बन गया, कुछ इस तरह से मान लो हिरार्की के अंदर ऊपर जा रहा है। तो ये प्रमोशन जो होती है वो किसके बेस पे होती है, परफॉर्मेंस के बेस पे होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। यार ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, डांस इंडिया डांस। अब डांस इंडिया डांस में सामने जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको परफॉर्मेंस को चेक तो की जा रही है। इंडियन आइडल है, परफॉर्मेंस को चेक करने वाला प्रोग्राम है, वहां पर बैठे हैं 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, 10 में से 2 नंबर मिलेंगे, 10 में से 5 नंबर मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। वो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो लोग जगह जगह ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को ट्रेनिंग लेने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो इंस्टीट्यूट ने बुलाया कि आप ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे यहाँ पर जितने मेंबर्स बने हैं उनकी ट्रेनिंग करने के लिए आप जयपुर आओ। तो अगर मान लो मैं ट्रेनिंग देने कहीं अलग अलग स्टेट में जा रहा हूं तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा यहां पर हमें चेक करना है B2B या B2C। पहले सारे बच्चे ये बात कान खोल के सुन लो, B2B में हमेशा लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, सामने वाला पर्सन जो है, उसकी लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो सामने वाला बंदा पर्सन है, रिसीवर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। बस ये पर ध्यान दें। तो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब सप्लायर नहीं, रिसीवर की बात हो रही है। तो B2B वाले केस में तो आप ये बात दिमाग में डाल लो, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर B2C सप्लाई है, अगर B2C हो रही है तो फिर जहां पर वो सर्विस परफॉर्म की जा रही है एक्चुअल में वो लोकेशन उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मान लो मैंने ट्रेनिंग जाके दी जयपुर में तो जयपुर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये B2C, अगर मान लो मैंने ट्रेनिंग की सर्विस जाके दी फॉर एग्जांपल बिहार में तो बिहार प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर ये B2C, अगर B2B है, मैं ट्रेनिंग कहीं पर भी जाके दे रहा हूं, जो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी, जो रिसीवर की लोकेशन होगी, वो लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो आगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, दैट इज इवेंट ऑर्गेनाइजर सर्विस जी। अब एक बात बताओ, जैसे मूवी थी, आई थिंक मूवी थी बैंड बाजा बारात, एक मूवी थी बैंड बाजा बारात, जिसके अंदर वो आई थिंक पता नहीं कौन था, अपना रणबीर कपूर था या रणबीर सिंह था और अनुष्का शर्मा थी, जिसके अंदर वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस देते थे। आज बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, आज दिलजीत के इवेंट हो रहे हैं, करण औजला के इवेंट हो रहे हैं, मल्टीपल सिंगल के इवेंट हो रहे हैं, तो इनको इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले तो कोई सर्विस होती होगी ना। अब इनको इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली तो कोई सर्विस होती होगी। अब जो इनको इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कोई ना कोई सर्विस मिलती है, तो गवर्नमेंट कह रही है जो ये इवेंट ऑर्गेनाइजर इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस दे रहे हैं, तो अगर B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, अगर B2C है तो जहां पर वो इवेंट हो रहा है वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा है तो फिर रिसीवर की लोकेशन। अगर इवेंट मोर देन वन स्टेट में हो रहा है, अकॉर्डिंगली फिर हमें प्रोपोर्शनेट बेस पे निकालना पड़ेगा किस किस कंट्री में कितने कितने बेस पे इवेंट हो रहा है, अकॉर्डिंगली कितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, देन वहां पर GST एप्लीकेबल होगा। बट अगर इवेंट इंडिया से बाहर है तो फिर रिसीवर की लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके बाद एक बारी, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है? बिल्कुल होती है। आज DTDC वाले जो हैं, अब DTDC वाले गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। अब B2B में तो वही रजिस्टर्ड पर्सन, B2C में गवर्नमेंट कह रही है लोकेशन वेयर गुड्स हैंड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप गलती करोगे, इस बार के जून के एग्जाम में क्वेश्चन है, हेलो ओए ओए ओ ढोकले, ओए ढोकले, हेलो इधर सुन, इधर सुन। इस बार के जून के एग्जाम में क्वेश्चन है, इस बार के जून के एग्जाम में क्वेश्चन है, मुंबई बेस्ड कोरियर कंपनी से एक कोरियर मैंने राजस्थान में डिलीवर करवाया।
मुंबई बेस एक कंपनी से कोरियर मैंने राजस्थान में डिलीवर करवाया और मैंने उसको मुंबई में दिया, अब वो राजस्थान में डिलीवर करेगा और ये B2C सप्लाई है। बस मेरे को सारे बच्चे बोल दो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई बनेगा या राजस्थान बनेगा। सारे बच्चे बोलो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो मुंबई बनेगा या राजस्थान बनेगा। क्या बनेगा? अगर ये B2C सप्लाई है, मुंबई बेस्ड कोरियर कंपनी से कोरियर मैंने राजस्थान में डिलीवर करवाया, तो मैंने हैंड ओवर कहां दिया? मैंने हैंड ओवर कहां दिया? राजस्थान में या मुंबई में? मुंबई में। तो मुंबई लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, दैट इज पिकअप पॉइंट। मतलब जहां से वो सामान पिकअप हुआ ना, गवर्नमेंट करिए, जहां से भी वो सामान पिकअप हुआ वो लोकेशन जो है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाहती है। डन। उसके बाद एक बारी पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन। अभी आप गए होंगे छठ पूजा में, आप में से काफी सारे बच्चे छठ पूजा में गए होंगे। अच्छा, आप गाड़ियों में सफर करते हो? गाड़ियों में, तो गाड़ी में सफर करते हो, टिकट बुक करवाते हो IRCTC से या कहीं से भी ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो। अब जो भी तुम ऑनलाइन टिकट बुक करवा रहे हो, जो आपने टिकट बुक कराई बस की, चाहे ट्रेन की, चाहे फ्लाइट की, तो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सारे बच्चे बताना। आज शाम को मुझे पुणे के लिए निकलना है। अब आज शाम को मुझे पुणे के लिए निकलना है, तो मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ूंगा और पुणे जाऊंगा। पुणे आप सब जानते हो महाराष्ट्र में, ये बात सबको पता है। फिर 10 तारीख को सुबह मैं महाराष्ट्र से दिल्ली की फ्लाइट लूंगा, मतलब पुणे से दिल्ली की फ्लाइट लूंगा। ठीक है, मैंने दोनों टिकट एक साथ करा ली। ये भी जून के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। हाँ बेटे, ऐसे इजी क्वेश्चन बनते हैं, आप एक बार पेपर खोल के देखना। प्रॉब्लम के पेपर तो कभी जून का खोला नहीं, या अगर खोला तो यही क्वेश्चन तुम एक बार देख लेना ना। मेरी बात छोड़ो, पेपर ही खोल के देख लेना, कलेश ही खत्म। आप एक बार ऐसा करना, जून 25 का पेपर खोलना, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई वाले देख लेना। 6 नंबर का, 5 नंबर का भी नहीं सर, 6 नंबर में क्वेश्चन बना हुआ है। 2-2 नंबर में 3 पार्ट बने हैं, उसमें क्वेश्चन ये भी था। अब महाराष्ट्र से हमने दिल्ली की टिकट बुक कराई। अब मुद्दा निकल कर है दिल्ली से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से दिल्ली, ये टिकट आपने बुक कराई है और एक साथ ही आपने बुक करा ली है। अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो B2B वाले केस में रजिस्टर्ड पर्सन, भाई जिसने GST नंबर दिया, फिर तो कॉलेज खत्म। अगर B2C वाला केस है तो गवर्नमेंट कह रही है प्लेस वेयर द पैसेंजर इम्बार्क ऑन द कन्वेंस। प्लेस वेयर द पैसेंजर इम्बार्क मतलब जहां से वो पैसेंजर चढ़ा। हमें को सारे बच्चे बोल दो, दिल्ली से पुणे की अगर टिकट बुक करा रहा हूं तो क्या बनेगा? दिल्ली बनेगा। अगर पुणे से दिल्ली की टिकट बुक करा रहा हूं तो फिर क्या बनेगा? पुणे मतलब महाराष्ट्र बनेगा। ये नहीं कि आपने दिल्ली में बैठ के टिकट बुक कराई, पुणे से मतलब दिल्ली से पुणे और पुणे से दिल्ली की, तो दिल्ली बनेगा ना। इम्बार्किंग पॉइंट क्या है? तो इम्बार्किंग पॉइंट मेरा जाते हुए दिल्ली है, आते हुए पुणे। तो ये 2 प्लेस ऑफ सप्लाई बनेंगे, अकॉर्डिंगली दोनों पे GST एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तेजनूर कह रहा है सर मैं खोल के बैठा हूँ। तो तेजनूर देखो, क्या वो ऑन बोर्ड कन्वेंस वाला क्वेश्चन बना हुआ है? क्या वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन बना हुआ है? एक बार चेक करके बताओ मेरे को। डन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो फिर इंश्योरेंस सर्विस जी। अब इंश्योरेंस सर्विस, अच्छा इंश्योरेंस सर्विस तो हमेशा अकाउंट होल्डर को ही मिलती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा HDFC का इंश्योरेंस है और मैं जाके ICICI वालों से क्लेम ले लूंगा, या अगर मेरा ICICI का इंश्योरेंस है तो मैं HDFC वालों से क्लेम ले लूंगा। ऐसा नहीं होता भाई, जिसका इंश्योरेंस है क्लेम भी तो वही कंपनी देगी ना। तो इंश्योरेंस में तो हमेशा अकाउंट होल्डर ही होते हैं। तो भैया B2B रजिस्टर्ड पर्सन और B2C में गवर्नमेंट कह रही है रेसिपिएंट की लोकेशन। और रेजिडोरी, अगर कोई सर्विस कहीं भी कवर नहीं होती, मान लो इन सब केस में वो सर्विस कहीं भी कवर नहीं हो रही, इन सब केस में अगर वो सर्विस कहीं पर भी कवर नहीं हो रही, तो देखो B2B में रजिस्टर्ड पर्सन और B2C में रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता तो सप्लायर जहां सप्लाई वहां। और देखो वही बात मैंने लिखी है, रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता तो सप्लायर जहां सप्लाई। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन वाले केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मींस जहां पर रिसीवर रजिस्टर्ड होगा वो लोकेशन जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ जी, ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने यादें रखे इस तरह से। बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक बार आपको दिखा दूं, इस बार जून का पेपर दिखा दूं, 2 मिनट लगेंगे, चलो देख लो एक बार।
ओहो, ये तो मैंने कनेक्ट ही नहीं कर रखा यार, ये बड़ा पंगा है। मैंने सेटअप मैंने पूरा लगाया नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ, यूएसबी लगाने का स्पेस है भी है पीछे, ये सारा स्पेस है। ये लो जी, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, ये लो, इस बार के एग्जाम का है जी, ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम का है। अब ये क्वेश्चन मेरे घर का तो है नहीं जी, 6 नंबर में क्वेश्चन बना है, एक बार पढ़ना थोड़ा सा जी, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा है आपको डिटरमाइन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई विद रेफरेंस टू जीएसटी लॉ इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, मतलब तीनों प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो अलग अलग है। बहुत ध्यान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 6 नंबर लेने हैं, मैं 6 नंबर। मिस्टर जोए जैकोब एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये यूआरपी है, ठीक है। ऑफ ऑफ असनोल, असनोल मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल का है। सेंड ए कोरियर थ्रू कैलकाटा, वेस्ट बंगाल बेस मोहन भाई कोरियर, ठीक है जी, टू ही सिस्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। अब बताओ, सारे बच्चे बोल देना, ये कोलकाता की कोरियर बेस्ड कंपनी से एक कोरियर महाराष्ट्र भिजवा रहा है। तो अभी मैंने बोला गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन B2C, तो जहां पर हैंड ओवर किया, जहां पर वो पकड़ाया कोरियर, कहां पकड़ाया इसने? सारे बच्चे बोला कहां पकड़ाया जी, कहां पकड़ाया? मेरे को सारे बच्चे बोलो कहां पकड़ाया इसको। इसने जा तो रहा है महाराष्ट्र में, बट कोरियर करने के लिए पकड़ाया कहां पे इसने? कहां पकड़ाया इसने? कैलकाटा। तो ऑब्वियस सी बात है, कैलकाटा जो है फिर वो वेस्ट बंगाल जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो वेस्ट बंगाल कैलकाटा। अब बताओ, 2 नंबर हमारे पक्के हो गया। बस हम पहले प्रोविजन लिख के आना था, फिर एज पर दी अब प्रोविजन प्लेस ऑफ सप्लाई, जो आपको दिखा दूंगा, इंस्टीट्यूट ने भी सिर्फ 5-6 लाइनों में काम खत्म किया हुआ है। तो सर अगर आप तरीके से पढ़ के जाओगे ना, बार बार, मैंने क्या बोला कि जैसे मेरी क्लास खत्म होती है ना, आधा घंटा दोबारा लगा दिया करो। कोई जो बच्चे लगाते हैं देख लेना, 70-80 नंबर आएंगे उनके, पक्का एग्जाम्शन आएगी। अभी मैंने एक वीडियो बना के डाली भी थी, एक मैंने वीडियो बना के डाली है, और रात को 11 बजे, रात को 11 बजे वाली एक बार वीडियो जाके यूट्यूब पे देखना, और मैनिफेस्ट करना कि तुम्हें टेक्स्ट में कितने नंबर लेने हैं, और स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट को दीवार के सामने चिपकाना, और अपनी जुबान के रहना कि उतने नंबर लेके आने हैं तुम्हें। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगले पर आओ जी, अगला देखो जी। मिस्टर नितिन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है जी। कह रहा है रेजिडेंस है भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। बुक ए 2 वे एयर जर्नी टिकट, 2 वे एयर जर्नी टिकट, 2 वे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली से पुणे, पुणे से दिल्ली, बताया था मैंने आपको। फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश टू जयपुर, मतलब इसने उत्तर प्रदेश टू जयपुर मतलब राजस्थान, ठीक है, ऑन 6 सितंबर एंड बैक। ही लीव प्रयागराज ऑन 11 सितंबर इन ए मॉर्निंग फ्लाइट एंड लैंड इन जयपुर द सेम डे। ही लीव जयपुर ऑन 15 सितंबर इन ए लेट नाइट फ्लाइट एंड लैंड इन प्रयागराज ऑन नेक्स्ट डे। अब बताओ, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से यूपी, बताओ इसकी 2 प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। तो पहले के तो यहाँ बनेगी यूपी, यूपी मतलब प्रयागराज बनेगी, और दूसरे की फिर यहाँ पर क्या बनेगी? जयपुर बनेगी। दूसरे की यहाँ पर जयपुर बनेगी। तो पहले के तो यहाँ पर बनेगी प्रयागराज, क्योंकि उसने टिकट बुक कराई प्रयागराज से, अपना प्रयागराज से कहाँ बुक कराई है उसने? जयपुर। तो प्रयागराज तो यूपी में, जयपुर राजस्थान में, तो पहले के तो बन गया यूपी, और दूसरे का फिर आपने रिवर्स टिकट बुक कराई है, तो वहां पर बन गया राजस्थान जी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है यार जी?
अब अगले पॉइंट में देख लो, अगले पॉइंट में क्या है, रिमशम, रिमशम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ, लोकेटेड एट लखनऊ, लखनऊ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, परचेज ए मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मनसवी स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड एट जयपुर राजस्थान फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन इस फैक्ट्री लोकेटेड एट हरिद्वार उत्तराखंड। बताओ यार, क्या यार, बताओ, आप बताओ। अभी हमने पॉइंट नहीं किया इंस्टॉलेशन वाला, असेंबली वाला, बताओ असेंबली कहाँ पे हो रही है, इंस्टॉलेशन कहाँ पे हो रही है, हरिद्वार में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, हरिद्वार बनेगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार, 6 नंबर का क्वेश्चन है यार, ये देख लो, ये लो 6 नंबर में। अब एक बार इसके आंसर देख लो, ये देख लो, अब इसके एक बार आंसर देखना, ये देखो, दो लाइनों में उसने आंसर खत्म किया हुआ है। तो पहले का तो देखो वही आपका, अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है बाय कोरियर प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड, तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंड ओवर, तो हैंड ओवर कहाँ पर किया, वेस्ट बंगाल में। दूसरे में प्लेस ऑफ सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो 2 सेपरेट जर्नी होगी, सेपरेट जर्नी होगी। तो पहले वाले का तो आप देख लो, पहले वाले का तो बनेगा वही, फर्स्ट केस में प्रयागराज बनेगा और दूसरे केस के अंदर जयपुर बनेगा। और तीसरे केस में देख लो जी, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन हरिद्वार उत्तराखंड में हो रही है, ये आपका आंसर बनेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो देखो सिंपल सी बात है सर, अगर आप मेरे कराने के बाद आधा घंटा खुद एक बार दोबारा से पढ़ लोगे ना सर, चीजें याद हो जाएंगी आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सर, क्योंकि जून 25 का तो बच्चों ने कहा था सर पता ही नहीं, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बना थे सर। अब ये टेक्निकल, अगर ये टेक्निकल है तो फिर आप ये मान के चलो कि पेपर में ऐसे ही टेक्निकल आएंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग टेक्निकल नहीं है। अगर जिसको प्रोविजन याद है, मेन याद होना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट कि प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा कहां पर। क्या बात समझ में आ रही है? डन जी। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारी मोटी मोटी बातें प्लेस ऑफ सप्लाई की यहाँ पे निकल के आती हैं। ये हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई की बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। अब ये एडवर्टीजमेंट सर्विस का मैंने क्रक्स दे रखा है, अगर किसी को पढ़ना हो ना एडवर्टीजमेंट सर्विस का क्रक्स, सर एक बार मेरे को रीड करना है सर एडवर्टीजमेंट के बारे में, क्या पता सर आपके एग्जाम में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए सर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्या पता इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर बैठा हो, आपकी वीडियो देख रहा हो, आपने बोला एडवर्टीजमेंट वाला नहीं बनेगा और उसने बोला एडवर्टीजमेंट वाला ही बनेगा, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हो। जैसे एक बार यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो क्या लिखा है जी, यहाँ पे देखो उसमें क्या लिखा है। जैसे अगर आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन पे, अब अगर एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन पे, तो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन में एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, तो अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एंड एड इन ईच स्टेट, जैसे इफ न्यूज़पेपर एड इज पब्लिश इन 3 स्टेट दिल्ली यूपी महाराष्ट्र विद ₹10,000 ईच, द सर्विस प्रपोर्शन 10,000 ईच टू दिल्ली यूपी महाराष्ट्र। भाई हर स्टेट में न्यूज़पेपर जाता है, तो हर स्टेट के न्यूज़पेपर के लिए मैंने कितने कितने रुपए दिए। अब अगर मैंने हर स्टेट में 10-10 दिए तो 1:1:1, अगर 20-10-10 दिए तो 2:1:1, अगर 30-10-10 दिए तो 3:1:1, अकॉर्डिंगली जितने मैंने वहां पर पैसे दिए होंगे अकॉर्डिंगली वहां पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। आगे देखो जैसे भी यहाँ पर अब एडवर्टीजमेंट इन थ्रू पैम्फलेट, लीफलेट, डायरी, जो डायरीज छोटी छोटी कई लोग डायरीज बांटते हैं, पैम्फलेट बांटते हैं, लीफलेट्स बांटते हैं, उस केस में क्या होगा, तो अमाउंट पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सच मटेरियल इन ई स्टेट इफ 10,000 पैम्फलेट आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, 10,000 पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 4,000 दिल्ली में हो रहे हैं, ठीक है, 4,000 इन दिल्ली, 2,000 3,000 इन हरियाणा, ठीक है, फिर 1,500 एंड 3,000 इन यूपी, द टोटल 5,000 इज अप्रोर्शनल। तो मतलब सिंपल सी बात है, अब 10,000 में से 4,000 जो है वो दिल्ली में, 3,000 यहाँ पे हो गए हरियाणा में, ठीक है, और आपके 3,000 जो है वहाँ आपके यूपी में हो रहे हैं। तो 4:3:3 में ये 10,000 रुपये को डिवाइड कर दो जी आप अपना अकॉर्डिंगली। तो मतलब जितने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे जी। ऐसे होर्डिंग वाले केस में देखो जी, अब होर्डिंग वाले केस में अगर होर्डिंग लगती है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है, देखो आपने देखो आईफोन की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती है, सैमसंग की बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर होर्डिंग लगी होती है, तो अगर होर्डिंग की वर्थ 50,000 रुपये की है, दिल्ली वालों ने 20,000 रुपये लिए, यूपी वालों ने 15 लिए, हरियाणा वालों ने 15 लिए, अकॉर्डिंगली वहां पे प्रपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। तो इस प्रपोर्शनेट बेस पे निकलेगा बस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं विद एग्जांपल कि एडवर्टीजमेंट अगर जहां जहां पे होंगी तो किस तरह से हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो मैंने आपको सारा बता ही दिया।
डन जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? बोलो 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 बोलो, क्या इसको लॉक कर सकता हूँ जी? डन। लाइक कर दो सारे बच्चे फटाफट से, वीडियो को जल्दी लाइक करो। बस अब चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर हमारा खत्म है। अब मैं तुम्हें, सुनो ध्यान से, अब सुनो एक बार सुन लो जी। अब कल तो तुम्हारी क्लास नहीं है, 9 तारीख है ना कल, कल 9 तारीख है, तो 9 तारीख 9 को नो क्लास, 10th को इवनिंग अप्रोक्सीमेट 6 बजे, मैं आपको बता दूंगा फाइनल, अप्रोक्सीमेट 6 बजे। चैप्टर सुन लो कौन सा करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। पहले टाइम ऑफ सप्लाई खत्म करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर 11 तारीख से हमारी वही 12:30 बजे क्लास होगी, और फाइनली उठा लूंगा आईटीसी वाला। अरे भाई मैं हूं ही नहीं यहाँ पे, कल भी ले लो, मैं पुणे जा रहा हूँ, मैं पुणे हूँ मेरे बच्चे, पुणे जा रहा हूँ, मेरे को एक दिन के लिए तो जाने दो, ठीक है। बड़ी मुश्किल से तो छोटी छोटी बीबी छोटे छोटे बच्चों को बनाया है, फिर इतना सारा सामान फैला के जा रहे हो पुणे, कौन समेटेगा सामान, विवेक बच्चे बच्चे। मैंने कहा पुणे तो जाऊंगा, अरे मैं नहीं डरता, नोक पे रखता हूँ। हाँ क्या हो गया, पोचे मारने पड़ेंगे मार लेंगे, झाड़ू मारने पड़ेंगे मार लेंगे, नोक पे डरना नहीं, छोटे भी छोटे बच्चों से ना। रूल्स करा दूंगा, टेंशन मतलब भाई, रूल्स करा दूंगा यार, जब खत्म होगा, जब ये बैच खत्म होगा ना, लास्ट क्लास में रूल्स करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। डन जी। चलो इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक बार समझ लो, तो 9 तारीख को हमारी कल कोई क्लास नहीं है, 10 तारीख को फिर इवनिंग में क्लास होगी, 11 तारीख को 12:30 बजे होगी। अब 10 तारीख वाली जो क्लास होगी उसमें टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो तो इसको सारे बच्चे लाइक करो, कमेंट करो एक बार फटाफट से। अभी आपकी छुट्टी नहीं हुई, आपने अभी बैठ के आधा घंटे पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छे से रिवाइज करना है, पूरा का पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई अभी के अभी आपने रिवाइज करना है। आप मेरे से कमिटमेंट करोगे कि आधा घंटा हम ये प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बैंक के फटाफट से एक बार क्वेश्चन देख लो, बुक वाले क्वेश्चन देख लो, कंप्लीट करो, ताकि कम से कम ये चैप्टर हमारा अभी खत्म हो जाए। पक्का पक्का। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।